कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग शुरू करते हैं कि जो मैंने 5000 प्रश्नों की सीरीज प्रारंभ की थी उसमें आज हम पांचवा सीरीज आपके लिए लेकर आए। मतलब पांचवा का मतलब हम कह सकते हैं कि 250 प्रश्नों की सीरीज लगभग आपकी कंप्लीट हो जाएगी। बस आप साथ दीजिएगा, हम लोग भी साथ देते हैं और फिर सफलता से कौन रोक सकता है आपको। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान की महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ पढ़ेंगे। ये सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। जिस भी परीक्षा में संविधान शब्द का प्रयोग कर दिया जाए, जिस भर्ती परीक्षा में, उस भर्ती परीक्षा में इसकी उपयोगिता अपने आप बढ़ जाती है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात, जब हम संविधान को पढ़ेंगे तो हम इसकी जो व्याख्या है वो संपूर्ण व्याख्या कर देंगे। अर्थात एक बात इससे और स्पष्ट होता है कि अगर आप ने संविधान पढ़ते समय किस चीज़ों को मिस कर दिया था, कुछ चीज़ें छूट गई थी, चाहे मेरे यहाँ से चाहे किसी अन्य कोचिंग संस्थान में जहाँ पढ़ रहे थे, तो इसके माध्यम से आपको संपूर्ण संविधान का जो पूरा भूमिका है वो भी हम आपको बताते चलेंगे। क्योंकि केवल मेरा उद्देश्य ये नहीं कि इसका ये सही, इसका ये सही, ये करना नहीं है। मुझे आपको अंतिम रूप से चयनित भी करवाना है, इस बात का भी हमें विशेष ख्याल रखना है। आपके सामने प्रश्न पड़ा हुआ है और थोड़ा जूम इन करते हैं। तो जैसे जुड़िएगा, आप एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, बाकी भले कुछ भूल जाइएगा। एक प्रश्न आपके सामने पड़ा हुआ है, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि भारत को एक गणराज्य कहा जाता है। क्या ऐसा कारण है कि भारत को एक गणराज्य कहा जाता है? आप इसका जवाब दीजिएगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कमेंट करके इसका जरूर बताएंगे आप कि भारत को गणराज्य क्यों कहा जाता है। तो आपने कमेंट अभी तक नहीं किया, आपकी संख्या भी कम है आज, क्या बात है? ठंड का प्रकोप बहुत ज्यादा हो गया क्या? ठंड का प्रकोप पढ़ाई से नहीं होना चाहिए, तो कुछ लोगों ने बताना शुरू किया है। आइए देखते हैं। भारत में पहले एक विकल्प देखते हैं। राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होता है, उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी, उसका अपना लिखित संविधान है, फिर उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। तो यहाँ पे 4 प्रकार के तथ्य हैं। इन 4 प्रकार के तथ्यों में से अगर इनमें सबसे महत्वपूर्ण तथ्य देखा जाए कि भारत को गणराज्य क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं भारत के गणराज्य? हाँ, सही जवाब आना शुरू हो चुका है। भारत को गणराज्य कहते हैं क्योंकि राष्ट्राध्यक्ष का जो चुनाव होता है, हमारे देश में जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं उनका चुनाव 5 वर्ष पर होता है, वो वंशानुगत नहीं होते। अर्थात हम कह सकते हैं कि पहला प्रश्न यहाँ से बनेगा कि सर राष्ट्राध्यक्ष किसे कहते हैं? तो जो देश के राष्ट्रपति होते हैं उन्हें हम राष्ट्राध्यक्ष कहते हैं। फिर शासनाध्यक्ष किसे कहते हैं? तो जो प्रधानमंत्री होते हैं हम उन्हें शासनाध्यक्ष कहते हैं। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि भारत का राष्ट्राध्यक्ष जनता का अप्रत्यक्ष रूप से ढंग से चुना हुआ एक प्रतिनिधि होता है जो प्रत्येक 5 वर्ष अर्थात एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। इसलिए भारत को एक गणराज्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कि भारत एक गणराज्य है। भारत एक गणराज्य है क्योंकि यहाँ का जो प्रेसिडेंट होता है वो चुना जाता है। वो क्या होता है? चुना जाता है और एक निश्चित अवधि के लिए, वंशानुगत नहीं होता। इसलिए इसका जो विकल्प होगा वो इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग अग्रसर होते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए आ चुका है कि भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार से वर्णित किया है? भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार से वर्णित किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफी मजेदार सवाल है। आप इसको जवाब दे सकते हैं, सभी को शेयर भी कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। अगर आपको लगता है नहीं आपको शेयर करना चाहिए तो आप सभी को शेयर जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पे आपके सामने प्रश्न पड़ा हुआ है, भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार से वर्णित किया है? इंडिया को किस प्रकार से वर्णित किया है? जवाब दीजिए आप लोग यार, कमेंट करिए, बताइए। देखिए, अगर हम इसकी बात करें तो इसका जवाब है भारत राज्यों का संघ। जिन्होंने बी बताया, जिन्होंने 2 जवाब दिए, उनका सही जवाब है। क्यों? भारत राज्यों का संघ है जिसमें 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने हैं? 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार इंडिया दैट इज भारत, इंडिया ही भारत है और इंडिया राज्यों का संघ होगा। राज्य उसके राज्य क्षेत्र होंगे जो पहली सूची में भी होंगे। और अगर यहाँ से पूछा जाए कि 28वां राज्य भारत का कौन सा बना, तो तेलंगाना 2 जून 2014 को भारत का 29वां राज्य बना। लेकिन जम्मू कश्मीर को टूट जाने से अब 28 राज्य 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 नए केंद्र शासित प्रदेश आ गए। इस प्रकार इसका जो उपयुक्त उत्तर है वो क्या होगा? विकल्प 2 इसका सही जवाब होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? चलिए, आप लोग शेयर करना ना भूलिएगा, सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जैसा कि मैंने प्रारंभ में ही बता दिया। अगला आपके सामने है कि भारत की प्रस्तावना
भारत के संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष सेकुलर, बहुत ही मजेदार सेक्शन है, शब्द का निम्नलिखित जोड़ा गया। माने सेकुलर शब्द, धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? बताइए आप लोग कब जोड़ा गया? अरे आपने सुना होगा कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार, इस तरह से अपने आपको याद करने होंगे पूरी प्रस्तावना। ये किसी भर्ती परीक्षा में अगर आप देने जा रहे हैं वहां पे संविधान महत्वपूर्ण होता है आपके लिए। तब जवाब दीजिए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना धर्मनिरपेक्ष सेकुलर शब्द कब जोड़ा गया, किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? बताइए। तो 42वां इसका उत्तर होगा। क्या होगा? 42वां। इससे मिनी संविधान कहते हैं क्योंकि इसमें इतने संशोधन किए गए, इसमें इतने संशोधन किए गए कि इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है, लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है। इसका विकल्प बी सही है। माने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष शब्द 1976 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। यद्यपि भारत जो है धर्मनिरपेक्ष की जगह पंथ निरपेक्ष को अपनाया गया, वैसे भी धर्मनिरपेक्ष की जगह भारत में पंथ निरपेक्ष को अपनाया गया। भावना के बाद में देखेंगे धर्मनिरपेक्षता की विशेषता है, भारत में कोई एक धर्म नहीं है, भारत सभी धर्मों को समान आदर करता है, हमारे सभी धर्मों की रक्षा की जाती है। इस प्रकार मूल अधिकारों में जो पंथ निरपेक्ष की जो भावना है वो आर्टिकल 14 अनुच्छेद लिखते चलेगा। आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, 14, 15, 16, 19, 25, ये सब ऐसे आर्टिकल्स हैं, 29, 30, जिसमें संविधान में पंथ निरपेक्षता की, धर्मनिरपेक्षता की मूल भावना इस फंडामेंटल राइट में झलकती है। इस फंडामेंटल राइट में वो कौन से फंडामेंटल राइट है? 14 राइट आर्टिकल्स हैं, 14, 15, 16, 19, 25, 29, 30, ये सभी ऐसे आर्टिकल्स हैं, ऐसे अनुच्छेद हैं जहां पे इसकी क्या होती है? प्रस्तावना, इसकी झलक किसकी दिखती है? धर्मनिरपेक्षता की, पंथ निरपेक्षता की दिखती है। आगे बढ़ते हम लोग, आप इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने सभी साथियों के साथ। आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि दुनिया में निम्नलिखित में से किस देश से भारतीय संविधान में राज्य के नीति सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ स्टेट कहां से लिया गया है? बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है। ये एक ऐसा यूनिक प्रश्न है जो भारत में परीक्षाओं में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाले प्रश्नों में से एक है संविधान के दृष्टिकोण से। इसका जवाब आपको पता होगा, हम जानते हैं आप सभी को इसका जवाब पता है। सबसे पहले इनके सभी तथ्यों की बात करते हैं। पहली बात ये करते हैं कि जो राज्य में नीति सिद्धांत है ये संविधान की किस भाग में है? तो भाग 4 में है। एक एक तथ्यों को जानते हैं। ये संविधान की भाग 4 में अनुच्छेद की बात करेगा तो अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक क्या है? राज्य के नीति सिद्धांत की व्याख्या की गई है और इसका जो उपयुक्त उत्तर होगा वो आयरलैंड होगा। क्या होगा? उसका उपयुक्त उत्तर जो है वो आयरलैंड होगा कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, जिसे हम आयरिश संविधान भी कहते हैं, जिसे हम आयरिश संविधान के नाम से भी जानते हैं। इसमें इस संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। 16 अनुच्छेदों में राज्य के नीति सिद्धांत की व्याख्या की गई है। और यहाँ पे एक बात और है, यह न्याय मतलब ये अगर इसको कहा जाए कि यह मूल अधिकार की तरह ये वाद्य योग्य नहीं होती, ठीक। और इसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को बढ़ावा देकर देश को एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने की बात होगा, ठीक। ये कॉन्सेप्ट क्लियर? देखिए, मैंने जो अपने पेड क्लास ज्वाइन करेंगे आप इसकी पूरी लेक्चर हम आपको उपलब्ध कराएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम केवल आपको प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराएंगे, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हाँ, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ए होगा। अच्छा, इस जगह कभी कभी विकल्प में आयरिश दे देगा तो आयरिश भी लगा सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एकदम यूनिक प्रश्न है, एकदम सरल प्रश्न है कि भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत है कौन है? संविधान है, संसद है, संसद और राज्य विधानसभाएं हैं, हम लोग अर्थात जनता है। क्या होगा इसका जवाब? थोड़ा सा बताइएगा। इसके बाद रात के 11 बजे एक स्पेशल सीरीज आपके लिए आ रही है जहां पे 1200 प्रश्नों की सीरीज है। ये 5000 प्रश्नों की सीरीज आपके सामने, आज 5वीं सीरीज हम आपके सामने लेकर आए हैं। इस प्रकार हमने अभी तक 4 सीरीज खत्म करा दी है। बताइए क्या होगा? भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत क्या है?
तो हम बताते हैं आपको कि जो प्रस्तावना है उसकी शुरुआत होती है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष, तो हम भारत के लोग से इसकी प्रस्तावना का शुरुआत होती है, उद्देशिका की शुरुआत होती है। अर्थात इस संविधान में अंगीकृत आत्मनिर्पित जो करते हैं पदावली से स्पष्ट होता है कि जो भारतीय संविधान का स्रोत है वो क्या है, वो हम लोग अर्थात जनता से, जिसे कहते हैं आए दिन आपने सुना होगा हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के, हाँ पीपल ऑफ इंडिया आपने सुना होगा, 125 करोड़ देशवासियों भाइयों बहनों, तो उन मतलब हम भारत के लोग अर्थात जनता, पीपल ऑफ इंडिया, ठीक, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए इसके समस्त नागरिकों जो अपनी प्रस्तावना पूरा रट्टा मारा है उसके लिए होगा। इसका विकल्प क्या होगा? 4 इसका सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अग्रसर होते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको लग रहा है मैं ठीक पढ़ा रहा हूं तो, नहीं पढ़ा रहा हूं तो कोई बात नहीं, अनसब्सक्राइब करके चले जाइएगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है या मैं बेहतर पढ़ा रहा हूं, आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, शेयर करना ना भूलिएगा। अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? नहीं, केवल को ध्यान दिया करिए, यहाँ पे कहा है किसका उल्लेख नहीं किया गया है, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि 3 चीज ऐसे हैं जिनका उल्लेख किया गया है, इसमें एक चीज ऐसा है जिसका उल्लेख नहीं किया गया है प्रस्तावना में। बताइए क्या है? इसके लिए प्रस्तावना भी आपको मेरी तरह याद करना होगा। हम भारत के लोग, जैसे अगर अभी अब बताएं हम आपको, अगर आपने कुछ बेसिक किताबें देखी होंगी तो उस किताबों में भी रहता है, इसमें तो नहीं है, नहीं आपको दिखाते हैं। कुछ बेसिक की जो किताबें होती हैं उनमें भी प्रस्तावनाएं लिखी होती हैं। एक मिनट देखिए हम दिखता है कि नहीं, तो नहीं इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, नहीं कुछ बेसिक की जो किताबें होती है ना उनमें होता है। हाँ एनसीईआरटी में होता है, लोग ये एनसीईआरटी में देखते हैं, शायद हो एनसीईआरटी में, शायद हो, तो हम आपको दिखा देते हैं प्रस्तावना होता कैसा है। मेरे पास एनसीईआरटी है, देखिए अच्छा की एनसीईआरटी है, लेकिन इसमें भी नहीं दिया है, नहीं दिया, नहीं आपको हम दिखा देते हैं। अरे हम भारत के लोग भारत के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र में गणराज्य बनाने के समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार विभक्त विश्वास धर्म उपासना की प्रतिष्ठा प्रदान करने के लिए दृढ़ संकल्प होकर, यही है इसका वयस्क मताधिकार होगा। इसका जो उपयुक्त उत्तर होगा आपका वयस्क मताधिकार। यह है, किसी में प्रस्तावना में नहीं कहा गया है, प्रस्तावना में न्याय शब्द का उल्लेख है, भातृत्व माने भातृ शब्द का उल्लेख है, स्थिति की समानता का शब्द का उल्लेख है, मतलब उसका अर्थ निकलता है, लेकिन वयस्क मताधिकार इस प्रकार के शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका में नहीं किया गया है। क्योंकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वयस्क मताधिकार का उल्लेख नहीं किया गया, बल्कि ये संविधान के अनुच्छेद 326 में, लिख लीजिएगा, भारत के संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल्स 326 में, अनुच्छेद लिख लीजिएगा, अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार शब्द का प्रयोग किया गया। लिख लीजिएगा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार का प्रयोग का शब्द का प्रयोग किया गया है। लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं के लिए निर्वाचन के लिए वयस्क मताधिकार के आधार पर ही होना लिखा गया है संविधान के अनुच्छेद 326 में। लिख लीजिएगा, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा और भी याद रखिएगा। 1989 में एक प्रश्न और लिख लीजिएगा यहां से, 1989 में मतलब कि 1989 में ये पूछा प्रश्न है, 61वें संविधान संशोधन, 1989 में 61वें संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु जो मताधिकार किया हुआ है वो 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई। एक प्रश्न आपका ऐसे और तैयार हो गया, किस संविधान के संशोधन के माध्यम से मताधिकार की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो याद रखिएगा कब की गई? 1989 में 61वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया? जो मतदार का आयु होती है, जो मताधिकार होती है, उसे 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। एक बात। दूसरी बात है, ये जो मताधिकार होता है वयस्क मताधिकार, ये आर्टिकल 326 में इसका वर्णन है, इसलिए ये इसका अलग है। ठीक। एक लोगों ने पूछा कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं, तो इसके पहले जब मैंने पढ़ाया था जस्ट आपको बताया कि 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 42 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, माने संविधान के 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान या मिनी संविधान कहते हैं। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर? आगे बढ़े, चलिए
हम आपको पूरा तोड़कर पढ़ा देंगे, आपको अन्य लक्ष्य से कहीं दिक्कत नहीं होगी। अगला टॉपिक है कि भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए हमने संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली है। आप हमें बताइएगा कि संघीय व्यवस्था हमने किस देश से ली है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफी मजेदार प्रश्न है, इसका जवाब आप जरूर दीजिएगा। बताइए, आराम से बताइए, कोई जल्दबाजी नहीं, शेयर करना ना भूलिएगा। बताइए, कुछ लोग बता रहे हैं अरे भैया यूएसए से मूलाधिकार लिया गया, फंडामेंटल राइट लिया गया है। संघीय व्यवस्था कहां से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। कहां से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। कहां से? कनाडा से लिया गया है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था इसके पहले। हाँ, गणतंत्र व्यवस्था फ्रांस से लिया गया है। अमेरिका से मूल अधिकार लिया गया, राष्ट्रपति, हाँ ठीक, तो ये होगा कनाडा, होगा कनाडा। अरे भैया, भारतीय संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए हमने संघीय शासन व्यवस्था कनाडा के संविधान से ग्रहण किया था और संविधान की सभा के सदस्यों को संवैधानिक का पूर्व दृष्टांतों के नाम से 3 संकल्पनाओं के आधार पर सामग्री उपलब्ध कराई गई थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें बहुत ज्यादा व्याख्या करने के लिए कोई विकल्प ही नहीं है इसके अलावा। अगला आते हैं, हमारे संविधान में मूल अधिकार कहां से लिया गया? जस्ट अभी मैंने बात किया था कि मूल अधिकार कहां से लिए गए हैं। बताइए, हमारे संविधान में मूल अधिकार कहां से लिया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, मूल अधिकार के बारे में पूरी व्याख्या में करेंगे। केवल मूल अधिकार शब्द से ही हमारा काम नहीं चलना है। तो आपको पता हो गया कि मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका या यूएसए के संविधान से लिया गया है। हमको इतना ही नहीं बताना है, हमको पूरी बात जाननी है कि भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार है, इसे हम फंडामेंटल राइट कहते हैं। यह वाद्य योग्य है। माने अगर भारत में यदि किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक है, नहीं भी उसके लिए अलग अलग प्रावधान है, तो उसे 6 प्रकार के मूलाधिकार मिलते हैं। प्रारंभ में इनकी संख्या 7 हुआ करती थी, लेकिन अब मूलाधिकार की संख्या 6 हो गई है। आइए इनके बारे में देखते हैं। ये संविधान की भाग 3 माने भाग की बात करें तो भाग 3 में ये मूलाधिकार होते हैं। ये जो मूलाधिकार होते हैं इनके बारे में और बातें जान लीजिएगा। मूलाधिकार संख्या प्रारंभ में 7 थी, लेकिन अब क्या हो गई? 6 हो गई, क्योंकि 44वें संविधान संशोधन के बाद 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद अब मूल अधिकार की संख्या 6 रह गई। उन 6 मूलाधिकार के नाम अगर लिखना चाहें तो लिख ले, और अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ ले। कलम निकालिएगा, लिख लीजिए। मैं बोल रहा हूं, आप पूरा लिख लीजिएगा कि ऐसे टीचर मिलते तो हैं। इसका प्रावधान अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में है। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है, जिसमें पहला मूलाधिकार लिखेंगे समता का अधिकार। पहला लिखेंगे समता का अधिकार, तो समता का अधिकार 14 से लेकर 18 तक था। माने जो समता का अधिकार होता है 14, 15, 16, 17, 18, इन 14 से लेकर 18 तक पहला जो होता है समता का अधिकार होता है। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, पहला क्या होता है? दूसरा होता है स्वतंत्रता का अधिकार, इसे राइट टू फ्रीडम कहते हैं। ये 19 से लेकर 22 तक होता है। आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, अच्छा, एक लोगों ने कमेंट किया कि संपत्ति का अधिकार 42वें से हटाया गया। आप अपने गूगल देवता से पूछिएगा, गूगल पे सर्च करके, किससे? 44वें से 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा 6 किए गए। फिर अगला लिखेगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, 23-24 केवल 2 आर्टिकल्स हैं। फिर लिखेगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अगला लिखेगा जो आपका चौथा होगा, अगला होगा चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये 25 से लेकर 28 तक है, 25, 26, 27 और 28। फिर आगे लिखेंगे संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30। फिर आगे लिखेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। और जो अभी ने कमेंट किया था वो भी लिख ले कि संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 से हटा दिया गया। 31 और 19 साथ में था, ध्यान से लिख लीजिएगा। जिन्होंने भी कमेंट किया था वो लिख ले कि संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 21 में था और 19 साथ में था। 19 साथ में था, लिख लीजिएगा। जो संपत्ति का अधिकार था वो कब था? अनुच्छेद 31 में था और 19 में 7 में था। इसमें से हटाकर 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे हटाकर इसे कौन सा अधिकार बनाया गया? इसे जोड़ा गया संविधान के अनुच्छेद 300 क में, उसे जोड़ा गया 300 क में जोड़ा गया। और कौन सा अधिकार के रूप में जोड़ा गया ये आप कमेंट करके जवाब देंगे। ठीक, समझ में आया क्या? कि
300 कम में जोड़ा गया था कहां, 31 और 19 साथ में था, किससे हटाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 44 1978, ठीक, संविधान के 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। अरे रवि मिश्रा जी आपका बड़कपन है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपके, ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए ना। आगे बढ़ते हैं। अगला है भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, कितने शेड्यूल हैं, बताइएगा। आप कमेंट कर शेयर नहीं कर रहे, आपकी संख्या कम है, बताइए भारतीय संविधान में कुल कितने, बताइए भारत के संविधान में कुल कितने शेड्यूल हैं, कुल कितने अनुसूचियां हैं। देखिए आप पेड क्लास में अलग से आप लोग पढ़ेंगे जी। तो यहां पे हमने देखा कि अगर आपको पढ़ना तो स्टार्टिंग वीडियो देखिएगा, या आज 5000 प्रश्नों की सीरीज में आज ये 5वीं सीरीज है आपके सामने। अच्छा, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो देखिए जिस समय संविधान बना था उस समय मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान समय में इनकी संख्या कुल 12 हो गई। जिन्होंने 12 बताया उनका जवाब सही है, उनका जवाब क्या है, सही है, ठीक। अभी प्लेलिस्ट नहीं है, प्लेलिस्ट बनाई जाएगी, प्लेलिस्ट के थोड़ा सा हम क्षमा चाहते हैं। तो यहां पे देखते हैं तो हमें क्या मिला कि अनुसूची 12, तो 12 कैसे आई, आइए इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि संविधान में कुल कितने 12 अनुसूचियां थी। 1949 में जिस समय संविधान के कुछ अनुच्छेद लागू हो गए थे उस समय 8 थे, अब कितने हो गए, 12 हो गए। और उस समय अनुच्छेद की संख्या कितनी है, लगभग 450 से ज्यादा, और भाग कितने हैं, 22 से 25 भाग हो गए हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं उम्र का वाला क्या पढ़ाएगा, उससे बहुत बड़ी बात नहीं होती। मैं आपको वो दे रहा हूं जो आपको चाहिए। लाइक शेयर कर दीजिएगा, ठीक ठीक। आगे बढ़ते हैं। अरे भैया अच्छा दिलीप जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी तुलना एक महान क्रिकेटर से की थी, मैंने ध्यान दिया है कि हम पढ़ाने के लिए पढ़ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला, भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय बात ये ना, हम भी एक अभ्यर्थी हैं तो हम भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है, बताइए आप लोग। भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है। अभी मैंने कुछ देर पहले इस तरह के प्रश्न कराए थे, अगर आपको याद होगा तो आप तुरंत हल बता देंगे कि भारतीय संविधान में क्या कहता है। भारत की अनुच्छेद 1 अनुसूची 1 क्या कहती है, भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है, ठीक। क्या है, भारत राज्यों का संघ है, माने इसका विकल्प क्या होगा, ए सही है। भारत राज्यों का संघ है जिसमें 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर। आगे बढ़ते, इसमें कुछ बताने लायक है ही नहीं है, नहीं तो हम बताते हम भी आगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं शामिल हैं। अब मजेदार प्रश्न आया है, अब कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए, अब कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए। मैं पूरा भाषा बताऊंगा, आज पूरी भाषा के बारे में बताऊंगा, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अपने वीडियो को अपने सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिए, फेसबुक पे ले जाके पोस्ट कर दीजिए अगर आप फेसबुक यूजर हैं। इंस्टाग्राम पता नहीं जाता कि नहीं। तो कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं, लेकिन आप कॉपी कलम उठा के लिख लीजिएगा कि भारत की 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में कुल 14 भाषाएं थी, वर्तमान समय में कुल मिलाकर 22 भाषाएं हो गई। आइए इनके थोड़े से इतिहास को लिख लेते हैं। चलिए कलम उठाइए, लिखिएगा कौन कौन भारतीय भाषाएं। पहला असमिया, दूसरा बांग्ला, बोडो, डोगरी, मैथिली, मलयालम, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मराठी, नेपाली, ओडिशा, पंजाबी, संथाली, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। ये सभी 22 ऐसी भाषाएं हैं जिनको संविधान 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया है। लेकिन अभी भी लिखिएगा कि भारतीय संविधान के 21वें संविधान संशोधन 1967 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी, 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 71वें
जो 1992 हुआ था, 71 में 1992 द्वारा क्या जोड़ा गया, कौन सा भाषा जोड़ा गया बताइए? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली किसके द्वारा जोड़ा गया? 71वां संविधान संशोधन 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली 3 भाषा जोड़ा गया। आप कितनी हो गई? 14 1 15, 14 1 15 3 18। फिर जोड़ी गई 100वें संविधान संशोधन, 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 100वें संविधान संशोधन। जो 100वां संविधान संशोधन आया उसमें क्या क्या जोड़ा गया? 2003 में। ये कब हुआ था? अच्छा 2003 लिख लीजिएगा। 100वें संविधान संशोधन 2003 में मैथिली, बोडो, संथाली और डोगरी जोड़ी गई। इस प्रकार वर्तमान समय में भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अगर दोबारा लिखना चाहें हम दोबारा बता दें, अगर आपको दोबारा कहेंगे दोबारा समझा देंगे, और अगर पहली बार में समझ में आ गया तो पहली बार में समझा देंगे। हाँ 71वें में जी कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। ठीक, 20 भाषाओं में होता है सीटेट। ठीक है, क्लास कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका आता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? नहीं को ध्यान दीजिएगा, किसका प्रयोग नहीं किया गया है बताइए, किसका प्रयोग नहीं किया गया है? मैं एक बार ध्यान से पढ़ा सुनिएगा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति क्या क्या मिला? लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, धर्मनिरपेक्ष, तो ये सब आपको राज्य मिल जाएंगे। सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तो इसमें संघी शब्द नहीं मिलेगा, अर्थात इसका उत्तर डी है, क्योंकि नहीं पूछा है तो जो गलत है वही सही है। नहीं को मैंने पहले आप अंडरलाइन करिएगा, इसका विकल्प क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। रट्टा मार दीजिए यार, रट डालिए, क्योंकि सबसे बड़ा अगर जिंदगी में सफल होना है तो सामान्य अध्ययन आपके लिए सबसे बहुत जरूरी होता है। सामान्य अध्ययन के रूप में ये आपका सब्जेक्ट जो है आपका क्या नाम है, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। चाहे यूपी टेट दे, सी टेट दे, सुपर टेट दे, केवीएस, बीयू या भारतीय कोई भर्ती परीक्षा दे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आगे जब ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करेंगे तो हम लोग सभी तथ्यों को पूरा अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, अब अगला आता है आपके सामने, थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं हम कि आपको पूरा। संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है, मोस्ट मजेदार प्रश्न है, बताइए क्या कहा गया है? क्या कहा गया है? सर्वसत्ताधारी, लोकतांत्रिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य, समाजवादी, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य, लोकतांत्रिक, सर्वसत्ताधारी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। प्रस्तावना अगर आप याद कर लेंगे तो कहीं न कहीं किसी भर्ती परीक्षा में आप 2 से 1 प्रश्न आराम से सही कर लेंगे। मैं एक बार फिर दोहराऊंगा कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए इसके समस्त नागरिकों को भी मैं दिखाता हूं। मेरे पास कहीं होगा, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट मैं इसकी प्रस्तावना आपको दिखा दे रहा हूँ। जो खोजने लगो तो मिलता नहीं ना, नहीं तो मैं आपको भी दिखा देता। मेरे पास तो है, लेकिन राज्य सरकार कोई किताब होता तो उसमें मिल जाता है। एनसीईआरटी में नहीं है। राज्य सरकार कोई किताब होती तो मैं आपको दिखा देता। मैं प्रस्तावना आपको पूरा दिखाता, प्रस्तावना आप याद कर लीजिए। इसका क्या होगा बताइए आप लोग? क्या है बताइए, इसका क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 13 का इसमें देखिए होगा संविधान प्रस्तावना भारत के कहा गया है। देखिए, सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तो ये सेंटेंस देखिएगा, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न माने सर्वसत्ताधारी, हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष माने धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक
गणराज्य बनाने के लिए, तो यहाँ पे आइए, संविधान की प्रस्तावना में भारत में सर्वसत्ताधारी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य की बात कही गई है। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं, एक मिनट का, ठीक है, तो इसका विकल्प क्या होगा, ये होगा। अब समाजवादी का, अब कहेंगे सर सर्वसत्ताधारी का मतलब बताइए। देखिए, सर्वसत्ताधारी का मतलब क्या होगा कि सर्वसत्ताधारी माने स्वतंत्र और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान, जो किसी के अधीन न काम करता हो। आइए इसके बारे में समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे, कब ध्यान सुनिए, अगर आपको वास्तव में संविधान मेरे से पढ़ना समझना है तब, वरना आप जा सकते हैं, कोई विषय दिक्कत नहीं है। देखिए ध्यान सुनिएगा कि देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आपके घर में, गांव में अगर कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो प्रधान आएगा, कहेगा ऐसे कोई नाले बनाने का मामला आ गया, तो प्रधान आया कहेगा ऐसे नहीं ऐसे बनेगा। फिर डीएम साहब आएंगे, तो डीएम साहब ने कहा यहाँ नहीं यहाँ बनेगा, तो गांव में प्रधान की बात मानी जाएगी डीएम की, बताइए आप। और फिर डीएम के बाद अगर मुख्यमंत्री आगे कह दिया तब, अब मुख्यमंत्री के ऊपर कह दिया कौन, प्रधानमंत्री। तो हमारे देश में जो हमारा भारत है वो सर्वशक्तिमान है, वो किसी के आधार पर वो नौकरियां नहीं देगा भारत में, वो उसके मन का आएगा तो संविधान संशोधन करेगा, उसके मन का आएगा तो करेगा। इससे एक बात स्पष्ट है, इससे एक बात स्पष्ट है कि भारतीय संविधान में जो भारत देश है वो सॉवरेंटी है, वो सबसे ऊपर है, उसकी किसी भी सत्ता उसके अधीन नहीं है। भारत का निर्णय स्वयं लिया गया निर्णय है, इसलिए उसे सर्वशक्तिमान, इसे सॉवरेंटी कहते हैं, अंग्रेजी में एक शब्द इसके लिए यूज किया जाता है। दूसरा आता है समाजवादी। समाजवादी किसी पार्टी से इसका मतलब नहीं है। समाजवादी का मतलब है कि देश में सभी गरीब अमीर ऊंच नीच की बराबरी करना है। ये समाजवादी कोई पार्टी नहीं है। और ये समाजवाद जो शब्द है, भारत में इसके प्रेरता कौन है, भारत में समाजवाद की प्रेरता कौन है, जबकि विश्व में कार्ल मार्क्स हैं, जिनकी प्रसिद्ध रचना है दास कैपिटल। दास कैपिटल को पढ़िएगा, मौका मिलेगा। दास कैपिटल कालिदास की, दास कैपिटल की बहुत ही, कार्ल मार्क्स की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। उसमें समाजवादी की बात कही गई। समाजवादी व्यवस्था के अंदर न्याय आधारित होती है, अर्थात सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की स्थिति हो, माने वहां पे न कोई गरीब हो न अमीर हो, सभी के लिए समान हो, तो वो होता है समाजवादी। धर्मनिरपेक्ष माने भारत का कोई एक धर्म नहीं है, ये हिंदू राष्ट्र नहीं है, ये मुस्लिम राष्ट्र नहीं है, ये सिख राष्ट्र नहीं है, ईसाई राष्ट्र नहीं है, ये सभी धर्मों का समान आदर करता है, वो समान आदर करता है। इसलिए इसका विकल्प, इसे कहेंगे भारत धर्मनिरपेक्ष है, पद निरपेक्ष। भारत का कोई एक धर्म नहीं है। फिर अंत में आता है लोकतंत्रात्मक। हमारे यहाँ कुछ वर्षों के बाद चुनाव होते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि एक बार जो सत्ता बैठ गया पूरे जीवन काल के लिए बैठा, जी नहीं। लोकतंत्रात्मक है। आपने सुना होगा वी द पीपल फॉर द पीपल टू द पीपल, आपने सुना होगा बाय द पीपल फॉर द पीपल। मतलब इसको तीन चार तरह से आप कह सकते हैं, मतलब जनता का, जनता के लिए, जनता का शासन लोकतंत्रात्मक कहलाता है। तो इस प्रकार इसका उपयुक्त विकल्प आपका क्या होगा, चौथा होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर या कोई डाउट? इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करिएगा, सर्च करिएगा दुर्गेश सर, बिना स्पेस दिए जुड़िएगा नहीं दुर्गेश के साथ। अगला है कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे। लास्ट की लाइन पढ़िएगा, कितने अनुच्छेद थे, बताइए कितने अनुच्छेद थे। सौरभ, सौरभ एक मिनट कॉल कर ले, बताइए क्या होगा, कितने अनुच्छेद थे, है नहीं थे? बताइए क्या होगा, बताइए कितने अनुच्छेद थे? तीन 395। चाहिए इसके बारे में बताते हैं कि जब भारतीय संविधान को अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को, उस समय भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद थे। कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे। संविधान सभा की सचिवालय परामर्श के प्रारूप समिति के विचार के बाद जो प्रारूप तैयार किया गया था उसमें तो वास्तव में 343 अनुच्छेद थे, 13 सूचियां थी। लेकिन बाद में चलकर जब भारतीय संविधान की अंतिम बैठक हुई उस समय संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। इस प्रकार इसका जो उपयुक्त उत्तर है, इस प्रकार इसका जो उपयुक्त उत्तर है, विकल्प होगा वह 395 इसका सही जवाब होगा। ठीक, इस समय लगातार अनुच्छेदों की वृद्धि हो रही है। इस प्रकार लगभग 450 प्लस अनुच्छेद हो चुके हैं।
आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में नीति के निदेशक सिद्धांत की अवधारणा कहां से ली गई है? कुछ देर पहले इस प्रकार का प्रश्न हमारे सामने आया था और हमने उसका उत्तर ही बताया था, तो अब भी बताइए कहां से? बताइए। ये आयरलैंड या आयरिश के संविधान से, इसकी पहले मैंने व्याख्या कर दिया था। ठीक, अगला, भारतीय संविधान की संघ सूची में कितने विषय हैं? तो आपको पता है भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, कौन सी 7वीं अनुसूची है, उसमें 3 प्रकार के विषयों का प्रदान किया गया है, संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। आइए इनके बारे में एक एक करके पूरी व्याख्या करते हैं हम लोग। सौरभ, अरे चार्जर लेते हैं यार, चार्ज नहीं है चार्जर। आइए बताइए इसमें कितने हैं। देखिए, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची में कुल 97 विषय सम्मिलित किए गए। कितने विषय? 97 विषय सम्मिलित किए गए हैं। ठीक, कितने? 97 विषय सम्मिलित किए गए हैं। तो ये आप लोग जानते रहिएगा कि कितने विषय हैं। 97 विषय, कॉपी कलम लेके बैठे हैं ना, 97 विषय हैं। अब राज्य सूची में 66 विषय तथा समवर्ती में 47 विषय थे। हाँ, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा कि 97 विषय संघ सूची में है। अगर राज्य सूची की बात करेगा तो राज्य सूची में 66 है। लिख लीजिएगा, राज्य सूची में, राज्य में 66 है, राज्य में 66 है। लिख लीजिएगा, राज्य में 66 है। और अगर समवर्ती सूची की बात करेगा, समवर्ती सूची की बात करेगा उसमें 47 है। लिख लीजिएगा, 47 विषय है। समवर्ती में 47, राज्य में 66 और संघ सूची में कुल 97 विषय है। कितने विषय है? 97 विषय है। ठीक है, हाँ, 66, 47 और 97 विषय है। ठीक, संघ सूची में अगर संघ सूची की बात करें तो संघ सूची वह विषय होता है जिस पर केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार होता है। राज्य सूची पे राज्य सरकार कानून बना सकती है। ठीक, लेकिन अगर समवर्ती की बात करें तो वहां पे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, दोनों सरकारें कानून बना सकती है। लेकिन किसी स्थिति में केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा बनाए गए कानून में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो वहां पे केंद्र द्वारा बनाए गए कानून को प्राथमिकता दी जाएगी। इस प्रकार इसका जो उत्तर होगा वो 97 हो गया। सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए। कुछ एग्जाम्पल देते हैं, उस एग्जाम्पल को आप लिख लीजिएगा। संघ सूची में जो विषय आते हैं, सेना, परमाणु, विदेश, वीजा, संयुक्त राष्ट्र संघ, रेल, राजमार्ग, बीमा, पेटेंट करना, व्यापार करना, ये सभी किसके अंतर्गत? संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। राज्य सूची में लोक व्यवस्था, पुलिस, जी, भूमि सुधार, कृषि, स्थानीय स्वशासन, लोक व्यवस्था, पुलिस, स्थानीय स्वशासन, कृषि, भूमि सुधार, ये सब राज्य में आते हैं। समवर्ती में आपकी शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। ठीक, शिक्षा क्या है? समवर्ती सूची का विषय है। दंड विधि, वन, ये सब इसमें समवर्ती सूची है। ठीक है, एक प्रश्न हम आपसे पूछेंगे, अगर आप कहें तो हम आपसे पूछते हुए तब आगे बढ़े। रेलवे पुलिस कौन सा विषय है? रेलवे पुलिस कौन से विषय के अंतर्गत आता है? जवाब कमेंट में दीजिएगा, रेलवे पुलिस। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहां से अपनाई गई है? इस समय सिटीजनशिप को लेकर काफी मारा चल रही है। सिटीजनशिप में एकल नागरिकता कहां से लिया गया है? बताइए, एकल नागरिकता। अरे यहां तो दोहरी नागरिकता भैया, अगर पूछा जाए निम्नलिखित से इसके बाद दोहरी नागरिकता है तो यूएसए के पास दोहरी नागरिकता है। एक तो इसकी अमेरिका की होती है, किसके राज्यों की होती है, ये गलत है। इंग्लैंड से लिया गया। कहां से लिया गया है? इंग्लैंड से। ठीक, इंग्लैंड से लिया गया है। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। एक एक करके सब आएगा भैया, सब अभी पढ़ लेंगे आप लोग, एक करके सब बताएंगे। अभी तो ऑनलाइन क्लास भी आप लोग की चलेगी, वहां पे अब सारा है तो प्रैक्टिस सेट की सीरीज है। अभी आपको पूरा पढ़ाएंगे, कोई भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं। अब इससे अनभिज्ञ नहीं रहेंगे किसी भी टॉपिक से। जब आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाएंगे तो आपको हर एक टॉपिक क्लियर कर देंगे। वर्तमान में कितने हैं, पहले कितने थे। यहाँ पे है, हमारे संविधान की प्रस्तावना में कोई उल्लेख नहीं है। किसका उल्लेख नहीं? अभी ये प्रश्न आपको मिला था, अगर आपको याद होगा तो आप प्रश्न तुरंत कर लेंगे। हमारे संविधान की प्रस्तावना में किस चीज का
जी 11 बजे से क्लासेज आपकी हैं, पर्यावरण की सीरीज चलेगी, 1200 प्रश्नों की सीरीज होगी। क्या होगा, बस डी इसका बताया मैंने, वयस्क मताधिकार, इस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक, अरे भातृत्व का किया गया भैया, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय प्रतिष्ठा और समता प्रदान करना, ये सब उसी के अंतर्गत आता है ना। अभी पहले कुछ देर पहले पढ़ा, इसको डिफाइन किए थे पूरी तरह से। अगला है कि भारत का संविधान देश के किस रूप में वर्णित है, तो हमें पहले बता चुके, राज्यों का संघ। क्या है, राज्यों का संघ के रूप में वर्णित है। क्या है, राज्यों के संघ के रूप में वर्णित है। ये हम ऊपर पढ़ा चुके। सेम प्रश्न है, भारत का संविधान को कैसे वर्णित करता है, भारत का संविधान कैसे वर्णित करता है, बताइए, इसका जवाब दीजिएगा। बढ़िया, बताइए, भारत का संविधान भारत के राज्य को वर्णित करता है, बताइए क्या, राज्य संघ, राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। ठीक, ये सब पढ़ा चुके इसलिए डिफाइन नहीं कर रहे हैं। अगला प्रश्न आपके लिए मजेदार है, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है, ये भी मैं पढ़ाया हूं। अभी उसके पहले ही प्रश्न में मैंने इसकी व्याख्या किया था। अगर आपको व्याख्या याद होगी आप प्रश्न कर लेंगे। आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शायद आपके लिए बेहतर हो जाएगा। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है, आप सुनते हैं, हम भारत के लोग, संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत होती है हम भारत के लोग, कहां से, हम भारत के लोग से शुरुआत होती है, तो कहां से होगा, भारत के लोग से होगा, तो भारत की जनता, वी द पीपल। ठीक, आगे बढ़े। इसके पहले मैंने प्रश्न पूछा तो उसका जवाब आप लोग ने नहीं दिया अभी तक। रेलवे पुलिस राज्य सूची का विषय है, रेलवे पुलिस राज्य सूची का विषय है, लिख लीजिएगा। भारतीय संविधान में सुदृढ़ केंद्र के साथ और संघीय प्रणाली कहां से ली गई है, भारत में सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहां से ली गई है, बताइए कहां से ली गई है। ये भी मैंने पढ़ाया ऊपर, बताइए, जवाब दीजिएगा। हम पूरी व्याख्या करके आपको पढ़ा रहे हैं, एक बार अगर सब पढ़ लेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। शुरू से पढ़िएगा पूरा, क्योंकि अभी तक मैंने 22 क्वेश्चन को पढ़ाने के लिए लगभग आपका 42 मिनट ले लिया है। तो यहाँ पे क्या होगा, कनाडा होगा, कनाडा का सही जवाब है। कनाडा का संविधान ऐसे परिसंघ का उदाहरण है जिसमें केंद्र शक्तिशाली है, विधान की अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित है, राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा की जाती है, ये विशेषता कनाडा से ली गई है। ये राज्यपाल की जो नियुक्ति हमारे यहाँ होती है ये भी कनाडा से लिया गया, लिख लीजिएगा, कहां से लिया गया है, कनाडा से। अगला, संविधान की उद्देशिका में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किसके द्वारा जोड़े गए हैं, बताइए किसके द्वारा जोड़े गए हैं। देखिए प्रस्तावना कितने प्रश्न आ रहे हैं, इसलिए प्रस्तावना आपको याद करना होगा कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक, इसके ऊपर रट्टा मारी। आप भी इसको मैंने पढ़ाया ऊपर, आपको याद होगा, नहीं याद है इतने जल्दी भूलेंगे। 42वें संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 42, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, जिसे लघु संविधान कहा जाता है, यह सबसे बड़ा संविधान है। इसके बारे में देखेंगे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्द आरंभ में संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं थे। इन शब्दों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में शामिल किया गया। इस संशोधन के द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न और लोकतांत्रिक शब्दों के मध्य जोड़ा गया और शब्द राष्ट्र की एकता के स्थान पर राष्ट्र की एकता और अखंडता को शामिल किया गया। इस प्रकार इसका उत्तर जो होगा वो विकल्प 3 अर्थात विकल्प सी आपका सही है। ठीक, तो क्या आपके भी विकल्प सही हैं? अगर आपके सही हैं तो सही है, लाइक शेयर जरूर करिएगा, सब जगह शेयर करिएगा। अगर आपको लग रहा है दुर्गेश सर बेहतर पढ़ा तो शेयर करिएगा, नहीं बेहतर पढ़ा रहे हैं तो तुरंत अनसब्सक्राइब करके आप चले जाइएगा। कारण कि आपका समय बहुमूल्य है और समय आपका कीमती है और यह आपके हर चीज़ों सबसे ज़्यादा कीमती है, क्योंकि समय एक अभ्यर्थी की जिंदगी में समय की सबसे बड़ी भूमिका होती है। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान, मोस्ट इंपॉर्टेंट, न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किस देश से लिया गया है? काफी मजेदार प्रश्न ये भी है।
अगर आपको लग रहा है मैं सही पढ़ा रहा हूँ, उचित व्याख्या कर रहा हूँ आपके हित के लिए, तब शेयर करिएगा, तब लाइक करिएगा, वरना इस चैनल को छोड़ के चलिएगा, क्योंकि आपका समय बहुमूल्य है और समय से बढ़कर कुछ नहीं होता। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किस देश से लिया गया है? आप लोग जवाब दीजिएगा। अरे भैया, ना ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, यहाँ तो से उसकी भाषा ली गई थी। ये ना आयरलैंड से लिया गया है, ना कनाडा से लिया गया है। बचा क्या? यूएसए। माने दो ही देश है जहां है भी, ये भी बड़ी बात है। अगर यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि न्यायिक समीक्षा किन किन देशों में है, तो न्यायिक समीक्षा पूरे विश्व में केवल 2 देश के पास है जिनके पास इसकी शक्ति है, वह है भारत और यूएसए। ये लिख लीजिएगा, की पॉइंट बना लीजिएगा। न्यायिक समीक्षा संविधान की व्याख्या करना। न्यायिक समीक्षा संविधान की व्याख्या करने के लिए न्यायपालिका की शक्ति क्या है? न्यायपालिका के शक्ति से संबंधित है। न्यायपालिका को विधानमंडल और कार्यपालिका द्वारा पारित किए गए आदेश या नियम को यदि संविधान का उल्लंघन करता है तो उसे अमान्य घोषित करने की शक्ति प्रदान करती है। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का जो अधिकार है अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है और पूरे दुनिया में केवल 2 देश ऐसे हैं, भारत और अमेरिका, जहां पे न्यायिक समीक्षा का रखा गया है। अर्थात हमारे देश की संसद, हमारी वर्तमान सरकार कोई ऐसा कानून या कोई ऐसा संविधान में संशोधन नहीं कर सकती, ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो संविधान के मूल भावनाओं को हाथ पहुंचाता हो। इस आधार पर इसमें कहा जा सकता है कि जो फंडामेंटल राइट है उसमें हमारी सरकार बिना वजह के संशोधन नहीं कर सकती, हमारे अधिकार नहीं छीन सकती। अगर ऐसा करती है तो हमारी कार्यपालिका या न्यायपालिका, तो उसके लिए हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है वो उसे रद्द करने का, उसे खत्म करने का अपने पास शक्ति या पावर देती है। वही कहलाती है न्यायिक समीक्षा का प्रावधान, जो यूएसए से लिया गया। इसका विकल्प बी या 2 सही है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों को नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? आपको पता होगा कि भारतीय संविधान में क्या करते हैं, राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकते हैं। कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? 12। ऐसे देखा जाए तो राज्यसभा में 233 सदस्यों का प्रत्यक्ष रूप से जनता का, राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हुए निर्वाचन होता है। 12 लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, प्लस 5 लोग, ये अधिकतम संख्या होती है। इस प्रकार राज्यसभा में कुल 250 अधिकतम सदस्य संख्या होती है, लेकिन 233 राज्यों द्वारा 12 राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो जो मनोनयन की प्रक्रिया है यह किस देश से लिया गया है? तो राष्ट्रपति राज्यसभा में जो सदस्यों का नामांकन करता है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया। इसे आयरिश संविधान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आयरिश संविधान कहते हैं। हाँ, इसके अलावा आयरलैंड से क्या क्या लिया गया वो भी लिख लीजिएगा। इसके अलावा आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है? नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और जो 12 सदस्यों का मनोनयन होता है ये किसके आधार पर होता है? क्या कमेंट करके आप हमें जवाब दे सकते हैं किस आधार पर इन 12 सदस्यों का मनोनयन होता है? तो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, बाद में, ठीक है, और उसमें खेल को भी जोड़ा गया। सचिन तेंदुलकर को उसी के आधार पर जोड़ा गया था। ठीक, तो इस प्रकार हमने देखा। अगर यहां से ये प्रश्न थोड़ा सा उल्टा पूछ दे, आप इसका जवाब दीजिएगा। इस प्रश्न को थोड़ा सा बदल कर पूछ दे, अगर यह पूछ दे कि राष्ट्रपति, ध्यान सुनिएगा, कि राष्ट्रपति संसद में कुल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? राष्ट्रपति भारतीय संसद में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो आप उसका जवाब दीजिएगा। 12, 14, 16, 18, कितने सदस्यों को संसद में मनोनीत कर सकता है? अब जवाब दीजिए कमेंट में। 12, 14, 18, 16 बताइए। आप लोग शेयर कर दीजिए भैया, लाइक करिए, शेयर कर दीजिए। जी नहीं, कोई बता रहे 1200, सिंपल, गलत है। 14 सदस्यों को मनोनीत करता है। कैसे? 12 राज्यसभा में, 2 लोकसभा में। इस प्रकार राष्ट्रपति कुल 14 सदस्यों को मनोनयन करता है संसद में। 12 किसमें? राज्यसभा में करता है, 2 लोकसभा में करता है। किनको? आंग्ल भारतीय, एंग्लो इंडियन को मनोनयन करता है। इस प्रकार कुल 14 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है हमारे देश की भारतीय संसद में। तो आप लोग इसको समझ लीजिएगा। जिन्होंने बताया कि सो सिंपल
12 तो देख लें, जी नहीं सो सिंपल 14। मैंने पूछा था कि संसद में, मैंने संसद में पूछा था, मैंने संसद शब्द का प्रयोग किया, उसका तो यहाँ पे लिखा हुआ है, समझा दिए थे। कोई बात नहीं जी, अब गलत बताएं सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। क्या मैं एक बार में सीख गया था? क्या मैं एक बार में पढ़ लिया था? जी नहीं, हमने भी कितनी बार पढ़ा है। एक राइटरों को नहीं, 8-8 राइटरों के संविधान पढ़े हैं। एक राइटर के नहीं, 8-8 राइटरों के संविधान पढ़े, तब आज हम आपके सामने व्याख्या कर पा रहे हैं। ये बहुत ही आसान नहीं है, तो आपने गलती किया, बहुत बड़ी बात नहीं है। सीखे ना, समझ में आया ना, ये बड़ी बात है। गलती करिए लेकिन सीखते जाइए। अच्छा, एक अनुच्छेद इन्होंने बताया, तो मैं अनुच्छेद के बारे में बता दूं। एक ट्रिक लिख लीजिएगा, एक ट्रिक लिखिएगा, ट्रिक। स र ल, स माने संसद, अनुच्छेद 79 में है। रुक जाइए, देखिए 79 में संसद है, र से राज्यसभा अनुच्छेद 80 में है, ल से लोकसभा अनुच्छेद 81 में है। 3 अनुच्छेद याद कर लीजिएगा, सरल, एकदम राइट, एकदम आसान तरीका याद करने का अनुच्छेद, सरल। स से संसद हो गया, संविधान का अनुच्छेद 79 में भारतीय संसद का प्रावधान किया गया है। र से राज्यसभा हो गया, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 81 में लोकसभा का प्रावधान किया गया। ये तीनों अनुच्छेद याद कर लीजिएगा, 79, 80, 81। रट्टा मार दीजिए यार। अरे बहुत ही आसान संविधान है, कभी पढ़ना शुरू करिए। ऑनलाइन क्लास के लिए, उसके लिए 6306344367 पे व्हाट्सएप करेंगे। यहाँ पे सुपरटेट, बीईओ, केवीएस की बैच स्टार्ट, रेस भी स्टार्ट है। वीडियो जब भी कम आ रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ जाएंगे यूपी टेट की वजह से। अगर आपको ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना, आपका मोस्ट वेलकम। अगर आपको लगता है यहाँ पे जनरल स्टडी बेहतर है, तब 79 संसद है भैया, संसद। संसद के 3 सदन होते हैं, 2 सदन होते हैं, 3 अंग होते हैं, ठीक। अच्छा, इन्होंने बताया 331 और 333, देखिए इनके बारे में ही बता दिया है। ये मनोनय के बारे में उन्होंने बताया है, ठीक। एंग्लो इंडियन के बारे में राज्यों में होते हैं, ठीक। उसके बाद आरक्षण का प्रावधान है जी 2932 में, 332 में जी। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना? आगे बढ़े। यहां तक कोई समस्या आपको, किसी कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, कोई डाउट हो पूछ सकते हैं। आगे बढ़े। संविधान, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, मैथमेटिक्स, इसके मामले में ई लर्निंग में दुर्गेश बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन ठीक ठाक है, ठीक है। नहीं, लोकसभा कहां समाप्त हुआ है जी? अच्छा, लोकसभा भंग की जा सकती है। हाँ, इन्होंने पूछा क्या लोकसभा भंग की जाए? जी हाँ, अनुच्छेद 85 के तहत, आर्टिकल 85 के तहत। अब इसके लिए कई प्रावधान है, जब पेड क्लास पढ़ेंगे तब तो बताएंगे जी। वहां पे आर्टिकल 85 के तहत लोकसभा भंग की जा सकती है, राज्यसभा कभी भंग नहीं हो सकती। और लोकसभा के बारे में बात करें तो लोकसभा, अगर प्रधानमंत्री अपने पद से त्याग पत्र देता है तो स्वयं पूरे मंत्री परिषद का त्याग पत्र माना जाता है, ठीक। ये बहुत लंबी लंबी कहानियां हैं, जब लोग पढ़ेंगे तब तो देखेंगे। हाँ, 79, 80, 81 सरल, सरल है संविधान, सरल है, याद हो गया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, संख्या भी नहीं बढ़ रही है आप लोग की वजह से। शेयर ही नहीं करेंगे, लाइक भी नहीं करेंगे, लगता है पैसे कट जाते हैं आपके। बताया, अन्य चीजें लोग होती, फर्जी की न्यूज लोग वायरल कर देते हैं, अन्य खबरें वायरल करते हैं, लेकिन अगर कोई मेहनत से पढ़ाता है तो आप लोग नहीं भेज सकते, लोगों को बता नहीं सकते। अब बताइए लोगों को, और बेहतर लगता ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। यहाँ है 26, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? बताइए किस देश की देन है? बताइए किस देश की देन है? भैया इंग्लैंड की देन है। अच्छा, इंग्लैंड की संसद में इतनी ताकत होती है, इतनी ताकत होती है, क्या बताएं? कहेंगे क्या बताएं, तो कहें कह रहे हैं सर, अगर वहां किसी जिंदा व्यक्ति को मुर्दा साबित कर दिया जाए वहां की संसद द्वारा, तो पूरी दुनिया में उसे जिंदा साबित करना मुश्किल है। इतनी ज्यादा पावरफुल वहां की संसद है इंग्लैंड की जी, ठीक। तो यहां पे हमने देखा इंग्लैंड के बारे में, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा इंग्लैंड की देन है। हमारे संविधान में इंग्लैंड से मंत्रिपरिषद की प्रणाली, लिख लीजिएगा, हमारे संविधान में इंग्लैंड से मंत्रिपरिषद की प्रणाली, एकल नागरिकता, संसद की प्रक्रिया, विशेषाधिकार, परमाधिकार रिट आदि का उपबंध इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। कॉन्सेप्ट क्लियर? अच्छा ठीक है भैया, लाइक करे से कोई बात नहीं।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस संविधान से ली गई? समवर्ती सूची कहां से ली गई है? अब ये लाइक करे ना करे आपकी मर्जी, भैया शेयर करे ना करे आपकी मर्जी, हमारा काम पढ़ाना, आपका काम पढ़ना है। मैं बढ़िया पढ़ा रहा हूं ठीक है, नहीं बढ़िया पढ़ा रहा हूं कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखें कि समवर्ती सूची कहां से ली गई? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है भैया, कंगारू वाले शहर से। नहीं दिख रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। अब ऑस्ट्रेलिया संविधान से और क्या लिया गया है? विधायी समवर्ती सूची व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता के बारे में ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया, इसका जवाब क्या? ऑस्ट्रेलिया। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? बताइए, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? बताइए आप लोग, मजेदार प्रश्न है। बताइए आप लोग। अब पेट में दर्द होने लगा। बताइए आप लोग, ठंडी का असर बहुत ज्यादा हो रहा है क्या? आप लोग के नाते हीटर लगा के पढ़ाना पड़ रहा है, लेकिन आपको बेहतर देना है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, इसका होगा आयरलैंड होगा। कैसे होगा आइए इसके बारे में पूरी तरह से व्याख्या करते हैं हम आपके सामने। देखिए, भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि आयरलैंड के संविधान से ग्रहण की गई। कहां के संविधान से? आयरलैंड के संविधान से ग्रहण की गई है। राष्ट्रपति को पद से हटाने की जो प्रक्रिया है अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। माने यहाँ पे दो बातें आई है कि राष्ट्रपति के जो निर्वाचन की विधि है वो कहां से ली गई है? आयरलैंड के संविधान से, आयरिश के संविधान से लिया गया है, जबकि उसे हटाने की प्रक्रिया है जो संविधान के अनुच्छेद 61 में दिया गया है, महाभियोग की प्रक्रिया, वह राष्ट्रपति को जो हटाने की प्रक्रिया है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जबकि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा सदस्यों का जो मनोनयन का जो प्रावधान है वह भी आपके आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये सभी कहां से? आयरलैंड के। और आयरलैंड के संविधान को भी क्या कहते हैं? आयरिश संविधान के नाम से जाना जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका? ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका होगा आयरलैंड। आगे बढ़ते हम लोग। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली इसलिए क्योंकि, बताइए, संसदीय प्रणाली है इसलिए क्योंकि, बताइए, जवाब दीजिए, क्योंकि, क्योंकि बताइए। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करिएगा, सर्च करिएगा दुर्गेश सर बिना स्पेस दिए। स्वयं भी जुड़िएगा, अपने सभी साथियों को टेलीग्राम से जोड़िएगा। और हमारा फेसबुक पेज है इलेनी विद दुर्गेश। बीईओ की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपको उसको ज्वाइन करना, उसके लिए आप 6306344367 पर आप व्हाट्सएप करें। बीईओ की, सुपर टेट की, केवीएस की सभी क्लासेज आपको यहाँ से मिलना प्रारंभ हो जाएंगी। कमेंट लास्ट में देखेंगे क्योंकि हमारा आपका खुद ही इतना टाइम टेकन हो जाता है कि 25 क्वेश्चन पढ़ाने के घंटे लग जाते हैं। कमेंट लेंगे तो बिना वजह का समय आपका बर्बाद होगा, मेरा भी होगा। हम ये नहीं चाहते आपका समय बर्बाद हो, कीमती है। देखिए, भारत में सरकार की जो संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। कहां से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई। संसदीय प्रणाली कहां से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है, क्योंकि यहाँ लोकसभा मंत्रिपरिषद के प्रति उत्तरदायी होती है। आपको भी जानना होगा जो मंत्रिपरिषद होती है वो जो लोकसभा मंत्रिपरिषद होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अनुच्छेद 79 के अनुसार, 79 अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था, संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ की एक संसद होगी जिसके 3 अंग होंगे। 3 अंग कौन कौन से होंगे? राष्ट्रपति होगी। राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति, फिर होगा लोकसभा और राज्यसभा। ये 3 अंगों से मिलकर बना होगा। राज्यसभा, लोकसभा तथा राज्यों की विधानमंडलों की अधिकतम संख्या और न्यूनतम संख्या ये 42वें संविधान संशोधन 1976 और 1971 की जनगणना के आधार पर अंतिम रूप से निश्चित की गई थी, लेकिन 84वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा 2026 तक इसको बना दिया गया। इस प्रकार का जो विकल्प होगा वो 4 होगा कि लोकसभा में मंत्रिपरिषद जो होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसके बारे में जब हम लोग पेड क्लास पढ़ेंगे तो वहां पे व्याख्या कर देंगे हम कैसे कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति क्यों उत्तरदायी होती है, इन सभी के बारे में हम बता देंगे। अच्छा, मेरी वजह से नहीं, आपकी मेहनत की वजह से हो गए।
इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी। बाकी पेड क्लास में आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, सारे नोट्स भी मिल जाएंगे और कॉन्स्टिट्यूशन के शॉर्ट नोट्स हमने तैयार भी करा दिए हैं। चलिए धीरे धीरे पहले पढ़ लेते हैं। अगला है प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है। प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है, इसकी व्याख्या नहीं करेंगे, इसको मैंने कई बार बता दिया है। बताइए किसके। परम शक्ति कौन होता है? भारत के प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है? जवाब दीजिए, किसके हाथों में होती है? जनता। जिन जनता बताया उनका सही जवाब है। ठीक, इसके 20 प्रश्नों को हम लोग कल पढ़ते हैं। कुछ कल के लिए भी छोड़ देते हैं, कल थोड़ा सा कम पढ़ेंगे कि कल से जो है यूपीटीटी की थोड़ा सा फोकस ज़्यादा करनी है, क्योंकि हमें फिर दोबारा 11 बजे फिर क्लास लेनी है, क्योंकि अभी इतने पढ़ाने में समय ज़्यादा लग गया। लगभग आपका 1 घंटे क्लास चल चुकी, मात्र 30 प्रश्न ही सॉल्व हो पाए। हमारे एक प्रश्न को देखा जाए तो 2 मिनट का समय लगा। हम जौनपुर जनपद के सिराज हिंद से हैं, हमारी क्लासेस जौनपुर जनपद में ही संचालित की जाती हैं और यहाँ पे बीईओ की बैच स्टार्ट हो चुकी है ऑनलाइन। थोड़ा सा रेस्ट इसलिए नहीं दे रहे हैं हम, क्योंकि समय कम है। इस प्रकार आज हमने 30 प्रश्नों की एक विस्तृत व्याख्या हमने आपको कर दी है। अगर आपको लगता है कि मैंने आपको बेहतर पढ़ाया, अगर आपको लगता है कि मैंने वो सारे कंटेंट दिए जो आपको चाहिए थी, ठीक, इसके बाद हम लोग यूपी टेट की शुरू करेंगे। इसके 11 बजे यूपी टेट की होगी और कल से यूपी टेट में जिन्होंने अपर प्राइमरी में लिया उनके लिए 300 प्रश्नों की सीरीज लेकर आएंगे। जी जी हाँ, 11 बजे होंगे, क्योंकि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, कुछ थोड़ा दवा खाना पड़ेगा। थोड़ा ज़्यादा हो गया ना, क्योंकि ज्योग्राफी की 2 क्लासेस हो गई, एक बीओ की या केवीएस के लिए मैंने अभी बनाई है, अपलोड करनी बाकी है। दूसरी फिर इंडियन ज्योग्राफी की हो गई, मानचित्रण के आधार पर भारत का सामान्य परिचय, उसकी तीसरी क्लास ही हो गई, फिर चौथी क्लास लग जाएगी। हम हैं तो इंसानी। हाँ, सर्दी लग गई इसीलिए दर्द हो रहा है पेट में। अभी दवा खाते हैं, कुछ हो सकता है आराम है। पानी, गर्म पानी तो पी रहे हैं, फिर भी यहाँ पे हीटर लगा के बैठे हैं, तब भी ये दिक्कत है। क्या करें, इतनी लंबी लंबी क्लासेज हो जा रही हैं हमारी आपकी, और परीक्षा सर पे आपकी, और हमें ये रेस बरकरार रखनी है, क्योंकि अभी तो हमें आपका भरोसा जीतना, साथ में सिलेक्शन देना है। ठीक है, अन्य कोई सुझाव होगा मुझे कमेंट करके दीजिएगा। क्या बोलना है बताइए आप लोग। गुड नाइट नहीं, अभी क्लास लीजिए, अगली क्लास फिर 11 बजे से फिर क्लास है, जो एक लंबी क्लास लेकर हम आपकी एक लंबी सीरीज लेकर आ रहे हैं। 1200 प्रश्नों की बड़ी सीरीज लेकर आ रहे हैं पर्यावरण के लिए, जो एकदम फास्ट करके पढ़ाएंगे, पूरी तरह से एकदम स्पीड के साथ पढ़ाएंगे। वहां पे व्याख्या ज्यादा नहीं करेंगे। चलिए आ गए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग का। चलिए, मैं आप मेरे जीवन भर आभार न रहे, अपने माता पिता का आभार रहें, और बस ये है कि आप लोग अपना बेहतर दीजिएगा, सफलता आपके कदमों में होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग अपना बेहतर दीजिए। कम से कम आपने उस लायक तो योग तो समझा कि आप हमारे साथ मिलकर पढ़ तो रहें। हम हर जिले में आएंगे, बस एक बार आप सेलेक्ट होकर जाइए और एक बार फीडबैक जरूर दीजिएगा मैं कैसा पढ़ाता हूँ। ठीक, आप लोग ये फीडबैक जरूर दीजिएगा मैं कैसा पढ़ाता हूँ। बहुत सारे लोग अभी लास्ट में आएंगे तो उन्हें ये नहीं समझ में आएगा। बायो की तैयारी पहले कर लीजिए, क्योंकि टेट की कुछ दिन बाकी, इसलिए मैं आपको सही सलाह दूंगा टेट में स्कोर कर लीजिए। जबकि टेट अलग है, लेकिन फिर भी अपने पास ब्रह्मास्त्र जरूर रखने चाहिए। इसलिए मैं आपको यही सलाह दूंगा कि पहले आप जो सामने है उसको पहले देख लीजिएगा, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि आप मेरे यहाँ जुड़े, मुझे पैसे पेमेंट करें, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। आपका कैरियर आपके लिए सबसे बेहतर है। ठीक, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट सभी चीज़ के लिए अगर आपको लगता है मैं बेहतर पढ़ाता तो जुड़िएगा, नहीं बेहतर पढ़ाता तो कोई बात नहीं, बहुत सारे लोग आपको पढ़ाते हैं, आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि आपका समय, आपका कैरियर बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपने कैरियर का चुनाव करते समय अध्यापक का चुनाव आप बेहतर तरीके से करिएगा। मैं केवल आप क्या पढ़ाता हूँ आपको पता है। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, मैथमेटिक्स। 4 मेरे सब्जेक्ट बहुत ही फेवरेट है, तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं मैं कौन कौन से पढ़ा सकता हूँ। और दूसरी बात, मैं आईएएस मेंस लिखा हूँ, पहली बार में यूपीएससी मेंस, आईएएस एमपीपीएससी मेंस इंटरव्यू। तो आप समझ सकते हैं कि यूपीएससी की परीक्षाएं लिखने का मतलब है कि जीएस पे कमांड होना। तो जीएस में कमांड था, मैं बेहतर पढ़ाता हूँ, ये मेरे कहना मेरे लिए मूर्खतापूर्ण है। अब आप कहेंगे तो ज़्यादा बेहतर लगेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक, तो पेड क्लास के लिए मैं कॉन्स्टिट्यूशन पूरा पढ़ाऊंगा, पूरी संविधान पढ़ाऊंगा, एकदम शॉर्ट में पढ़ाऊंगा ताकि नंबर आप ज़्यादा ला सकें। ज्योग्राफी पूरी सीरीज शुरू किया हूँ, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी मैंने सीरीज स्टार्ट कर दी है। और फिर इकोनॉमिक्स में पढ़ाऊंगा, याद करेंगे इकोनॉमिक्स भी किसी से आपने पढ़ा है।
मैं महान नहीं हूँ, महान आपके माता पिता हैं, आपका ये बड़कपन है। मैं आपके जैसा हूँ, आपसे छोटा, आपके बराबर, आपसे 1 साल बड़ा होऊंगा, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं हूँ। आप हमारे मित्रवर हैं। मैं ये चाहता हूँ कि आप बेहतर परिणाम दें, बस इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपका सफल होना मेरे लिए सबसे बड़ी बात है, क्योंकि मेरा आपका सफल होना मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। आपका सफल होना मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी, इसलिए मैं ये पूरी जान लगा दूंगा, मैं पूरी औकात लगा दूंगा आपको सफल कराने में। ये मेरा पहला टारगेट है, ये मेरा पहला टारगेट है कि आपको सफल होने की मैं पूरी जान लगा दूंगा। बस ये आपको भी मेरे साथ जुड़कर अपनी जिंदगी का बेहतर देना, कि जिंदगी की अंतिम परीक्षा मानकर आपको अपना देना है बस। क्योंकि हमें एक इतिहास रचना है, वो भी आपके साथ। आपका सिलेक्शन होगा तब जाके उस इतिहास में हम लोग गर्व से कह सकेंगे कि हमारे इस चैनल से इतने लोग सेलेक्ट हुए। वरना कहने के लिए तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मुझे वो करके दिखाना है, वो भी आपके माध्यम से। और आपके माध्यम से तब जब आप भी मेरे तरफ से जैसे हम मेहनत करते हैं उसका दोगुना मेहनत आप करेंगे, फिर आपको सफलता से कोई माइकलाल रोक नहीं सकता। रट डालिए पूरा। अरे हमने 8 राइटरों की संविधान पढ़ी है, ज्योग्राफी कई राइटरों को हमने पढ़ा है। मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, जबकि संविधान नहीं है। मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी है आईएएस का, तो फिर ज्योग्राफी भी अभी आप पढ़ेंगे। लेकिन इसके लिए आप घबराइएगा मत, उम्र पे मत जाइएगा। अरे कैसे साल में लोग आईएएस बनते हैं यूपीएससी में 22 साल में, तो उम्र पे मत जाइएगा। आप कंटेंट पे जाइएगा, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उस पर जाइएगा। ठीक, क्रॉस क्वेश्चन पूछते हैं, मैं उसका भी जवाब देखता हूँ, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। करंट अफेयर के लिए घबराइएगा मत, करंट अफेयर तो ऐसा डोज आपको देंगे आप भी याद रखेंगे। अच्छा, मुझसे पढ़कर आप फर्स्ट टाइम में सीटेट क्वालिफाई हो गए, ये आपका बड़कपन है। देखिए मुझे संस्कृत से कोई मतलब नहीं, मुझे संस्कृत नहीं आती, तो क्यों हम उसमें हाथ लगाएं। ठीक है, आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। फिर कुछ देर बाद के मिलते हैं। कितना बज रहा है अभी? हाँ ठीक है, चलते, थोड़ा दवा भी खाना। आपसे बात करने लगे मुझे दर्द भी नहीं पता चला, मेरे पेट में दर्द भी हो रहा है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मेरी शुभकामना के साथ है, ईश्वर करे आप जिस मंजिल के लिए निकले हैं उस मंजिल पे जल्द से जल्द पहुंचे। ईश्वर आपके और आपके माता पिता को उम्मीदें और जल्दी से पूरा करे, आपको एक सहायक अध्यापक और एक अधिकारी के रूप में सामने सबके प्रस्तुत करे, यह मेरी ईश्वर से कामना है। बीओ के लिए मेरी क्लासेज स्टार्ट हो चुकी हैं। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं आपका मोस्ट वेलकम, लेकिन पूरी क्लासेज प्रॉपर वे में 1 से 2 दिन के बाद चल पाएंगे, क्योंकि मुझे टेट पे फोकस ज़्यादा करना है, टेट पे ज़्यादा काम इस समय कर रहे हैं इसीलिए। और ना बीओ के लिए तो हम ऐसे रामबाण आपको छोड़ेंगे, आप याद करेंगे। लोग दूसरी संस्था में ज्वाइन करने के बाद अगर बीओ की क्लास लेने यहाँ नहीं आएगा, फिर आप कहिएगा। अभी शुरू तो होने दीजिए। अभी मेरा पूरा फोकस अभी यूपी टेट की प्रैक्टिस सेट बनाने में लगा हुआ है। मैं प्रैक्टिस सेट, भाई यूपी टेट की प्रैक्टिस सेट में मेरा पूरा फोकस है। कल से वो शुरू हो जाएगी, कल से सीरीज शुरू हो जाएगी, तो मैं वहाँ पे था। अच्छा, कुछ लोगों ने कहा सर बिना पेड वालों के लिए 2 समस्याएं हैं कि हम भी इंसान है, मेरे पास पूरा स्टाफ है, रूम रेंट देना होता है, इन सबका किराया देना होता है, बिजली का बिल भरना होता है। आपके सहयोग से ही हम चल पाएंगे। हमारे पास जो जितने भी टीजे टाइप जो करता है उसको अलग पेमेंट चाहिए, हम लोग कहाँ से देंगे? आप लोग कहीं ना कहीं पे देके पेमेंट करके जुड़ते हैं। अगर थोड़ी मदद मेरे साथ कर देंगे तो मैं लॉन्ग टाइम तक चल पाऊंगा। कहीं ना कहीं आप देंगे, आखिर किताबें खरीदेंगे, सब कुछ खरीदेंगे, तो आपसे हम सब कुछ आपको उपलब्ध करा रहे हैं। तो इसीलिए आपका सहयोग मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात, आप हमारी वीडियो तब देखेंगे जब आप पे करते हैं, वरना हमारी वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ेंगे। हमारी 1.5 घंटे की वीडियो आएगी, भाई ज्योग्राफी जब शुरू होगी सर मैं 1.5 घंटे के एक टॉपिक की जब वीडियो बनाऊंगा आप नहीं देखेंगे, लेकिन पेड किए रहेंगे तब देखेंगे, तभी तो सफल होंगे। जब तक पूरे कंटेंट को नहीं पढ़ेंगे, पूरे वीडियो को नहीं देखेंगे, तब तक सफल नहीं होंगे। हाँ, फ्री वालों के लिए जो शाम को प्रैक्टिस क्लास चलती है वो लगातार चलती रहेगी, क्योंकि फ्री वाले की वजह से हम नहीं चल पाएंगे ज़्यादा दिन तक। रूम रेंट कहाँ से देंगे सर? बिजली का बिल अलग होता है, जनरेटर चलता है, लाइट कट जाती है, उसका अलग पैसा चार्ज देना होता है। हम भी इंसान हैं और आपकी तरह हैं, जैसे आप हैं वैसे मैं हूँ, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। कुछ मामले में आप मुझसे बेहतर भी होंगे, आप मुझसे कुछ मामले में बेहतर भी होंगे। ठीक, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए, इसी के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। ईश्वर से कामना करता हूँ आप बेहतर चले। किसी ने पूछा आर्टिकल 2A में क्या है, तो जल्दी हम आपसे मिलते हैं, सारे आर्टिकल की व्याख्या करते हैं। आर्टिकल 2A और 3 में काफी बड़ा अंतर है, तो मैं इन सभी को व्याख्या करके बताऊंगा 2 और 3 में क्या अंतर है, 2A 3A में क्या डिफरेंस है। तो हम इसका एक छोटा सा उदाहरण आपको बता के जाना चाहेंगे। आपने प्रश्न पूछा है, जरूर से बताएंगे कि जो तेलंगाना बना है उसी आर्टिकल की देन है, जबकि सिक्किम जो है आर्टिकल 3 की देन है। अब आप अंतर खोजिएगा कि दोनों में क्या अंतर है। इसी के साथ आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। कुछ देर के बाद पुनः मिलते हैं इसी चैनल पे, और आप इंतजार करिएगा, भागिएगा मत अपने सभी साथियों के साथ। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।